आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दुर्गेश कुमार। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, आप अपना भी ख्याल रख रहे होंगे, अपने साथ में अपनी फैमिली का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की जो मैं घटना सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना को सुनने के बाद आपके अंदर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। आप लोग बहुत सारे सवाल करने के लिए बेताब हो जाएंगे और आप लोग जाहिर सी बात है सवाल करेंगे, और सवाल करना मुनासिब भी है क्योंकि एक केस ही कुछ इस तरीके का है। आप लोग मुझसे ज़्यादा जानकार हैं, आप लोग हमसे ज़्यादा शायद पढ़े लिखे भी होंगे, शायद आप लोग कानून के बहुत ज़्यादा जानकार भी हो सकते हैं, और आप लोग खुद हमें जवाब देंगे कि आखिर इस कहानी के अंदर कौन सी ऐसी कड़ी है जिसने इस केस को सुलझाने नहीं दिया। इस केस में जितने भी गवाह थे, जितने भी लोग कातिल थे, उन कातिलों को कोर्ट ने साफ तौर पर बरी कर दिया। और क्या कमी थी? क्या पुलिस की कमी थी या फिर घर वालों की कमी थी जिसकी वजह से मुजरिम बेगुनाह साबित हुए? ये घटना है छत्तीसगढ़ के भिलाई की। भिलाई में अभिषेक मिश्रा नाम का एक व्यक्ति गायब हो जाता है। ये केस है 9 दिसंबर 2015 का, लेकिन अभी 10 से 12 दिन पहले इस केस पर सुनवाई हुई, और उस सुनवाई में जितने भी मुजरिम थे उन मुजरिमों को कोर्ट ने बेगुनाह साबित किया है, यानी हाई कोर्ट ने बेगुनाह साबित किया है। तो मैं आपको बता दूं, अभिषेक मिश्रा नाम का व्यक्ति किसी काम से दिल्ली गया था। दिल्ली से 9 दिसंबर 2015 को घर वापस आया। घर वापस आने के बाद, जैसा कि हम लोगों के बीच में ऐसा होता है कि घर वापस आया और शाम का टाइम जब हुआ, शाम के टाइम किसी काम से बिना बताए घर से वो व्यक्ति निकल जाता है। जब वो व्यक्ति निकल जाता है तो हर एक घर में ऐसा होता है कि छोटे मोटे काम के लिए कोई भी बताना उचित नहीं समझता है। तो घर वालों को लगा कि शायद किसी काम से अभिषेक गया होगा, अभी वापस आ जाएगा। और धीरे धीरे रात हो जाती है। हालांकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि पूरी रात अभिषेक गायब रहा हो घर में बिना बताए। तो घर वालों के अंदर थोड़ा शंका होती है, थोड़ा तकलीफ होती है कि आखिर गया तो गया कहाँ, बिना बताए कभी घर से जाता नहीं। और अभिषेक मिश्रा कोई मामूली शख्स नहीं था। उसके पिता एजुकेशन के क्षेत्र में पूरे छत्तीसगढ़ में फेमस थे। वो 4 इंजीनियरिंग कॉलेज के मालिक थे। गंगाजली एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन पर्सन और शंकराचार्य ग्रुप के चेयरमैन IP मिश्रा उनका नाम था। बहुत ही फेमस व्यक्ति थे। एक अमीर बाप का बेटा 9 दिसंबर 2015 की रात को गायब हो जाता है। जब गायब हो जाता है तो रात गुजर जाती है। हालांकि घर वालों ने अपने करीबी लोगों से जानकारी जुटाने की कोशिश की, फोन करने की कोशिश की, बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी पता नहीं चला। तो पुलिस स्टेशन में जा करके उनके पिता IP मिश्रा ने कंप्लेन दर्ज करवाई, और उस कंप्लेन में उन्होंने मिसिंग का केस दर्ज करवाया। पुलिस ने मिसिंग का केस दर्ज किया। केस दर्ज करने के बाद पुलिस को लगा कि इस बच्चे को ढूंढना चाहिए, क्योंकि एक नवयुवक है जिसकी ना तो ज़्यादा उम्र है और बाप का इकलौता पुत्र है, वो भी कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, 4 इंजीनियरिंग कॉलेजों का मालिक है। जब पुलिस ने जानकारी जुटाने की कोशिश की तो CDR और कॉल डिटेल निकालनी शुरू की। CDR और कॉल डिटेल निकालने के बाद कुछ भी ऐसा सुराग पुलिस को नहीं मिला कि जिससे पता चल सके कि अभिषेक मिश्रा आखिरकार गायब कहाँ हुआ है। शायद आपको मैं बता दूं कि पुलिस ने जो अपनी दलीलें पेश की हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी केस को लेकर के इतनी ज़्यादा CDR और CCTV कैमरे कॉल डिटेल्स निकाली गई होंगी। पुलिस ने बताया कि लगभग 1 करोड़ के आसपास CDR कॉल डिटेल्स निकाली गई, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। आखिरकार पुलिस को एक दिन पता चलता है कि एयरपोर्ट रोड पर अभिषेक मिश्रा की कार खड़ी हुई है, वो भी लावारिस हालत में। पुलिस जब वहां पहुंचती है तो देखती है तो पता लगता है कि हाँ, ये अभिषेक मिश्रा की ही गाड़ी है। जब अभिषेक मिश्रा की गाड़ी मिल जाती है तो पुलिस को लगता है कि इस रास्ते पर जब गाड़ी आई है तो जाहिर सी बात है जो भी CCTV कैमरे लगे होंगे उनमें दिखेगा
कि इस गाड़ी के अंदर अभिषेक मिश्रा बैठा था या नहीं बैठा था। पुलिस ने टोल गेट के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो वहां पर पता चला कि अभिषेक मिश्रा की गाड़ी में 3 अन्य लोग बैठे थे, लेकिन उस गाड़ी के अंदर अभिषेक मिश्रा नहीं था। तो पुलिस को थोड़ा और तकलीफ होती है। पुलिस इस केस के बारे में ज्यादा छानबीन करने की कोशिश करती है। पुलिस ने ना जाने कहां तक सीसीटीवी कैमरे खंगाले, सीडीआर कॉल डिटेल्स ना जाने किस किस की निकाली। मैं आपको बता दूं कि जितना भी स्टाफ था इंजीनियरिंग कॉलेजों का और जो भी रिश्तेदार थे, दोस्त थे, सभी के कॉल डिटेल्स निकाली गई, लेकिन कहीं कुछ नहीं पता चला। फिर आखिरकार लास्ट लोकेशन पता चलती है पुलिस को। आखिरी बार फोन जब स्विच ऑन था तो सबसे लास्ट में जो बात हुई थी वो विकास जैन नाम के आदमी से बात हुई थी। 3 किलोमीटर दूर, यानी कि उनके घर से 3 किलोमीटर दूर ही। पुलिस सोचने पर विवश हो जाती है कि हम लोगों ने ना जाने कहां तक सीसीटीवी कैमरे खंगाले और ना जाने कहां तक छानबीन की और ना जाने कितने सीडीआर और कॉल डिटेल्स निकाले, लेकिन मुजरिम जो था शायद 3 किलोमीटर की दूरी पर ही था। लेकिन पूर्ण रूप से उसे मुजरिम नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि सिर्फ कॉल डिटेल्स ही मिले थे, बाकी और कोई सबूत अभी पुलिस के हाथ नहीं लगा था। तो विकास जैन स्मृति नगर का रहने वाला था। स्मृति नगर पुलिस पहुंचती है और विकास जैन को उठा लेती है। स्मृति नगर का जो व्यक्ति है विकास जैन, उसकी पत्नी से कुछ संबंध थे अभिषेक मिश्रा के। अच्छा, ये संबंध कैसे थे? बहुत ज्यादा जब पुलिस ने जानकारी जुटाने की कोशिश की तो पता चला कि केमसी जैन, जो विकास जैन की पत्नी है, वो इनके इंजीनियरिंग कॉलेज की स्टाफ थी, यानी कि इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाती थी। उन्हीं 4 में से किसी एक में वो पढ़ाती थी। तो पढ़ाते पढ़ाते इनका कुछ संबंध बना, यानी कि मोहब्बत हुई, और मोहब्बत का सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। और ये मोहब्बत का सिलसिला इसलिए चला, अभिषेक मिश्रा जो था ये मैनेजरिंग डायरेक्टर था उन्हीं कॉलेजों का, जो इंजीनियरिंग कॉलेज थे उन्हीं कॉलेजों का मैनेजरिंग डायरेक्टर था, इसलिए ये मोहब्बत का सिलसिला काफी दिनों तक चला। फिलहाल कुछ समय बाद केमसी जैन ने विकास जैन से शादी कर ली। विकास जैन से जब उन्होंने शादी कर ली तब भी अभिषेक मिश्रा उनसे कहता था कि आपकी शादी हो गई है तो क्या हुआ, फिर भी आप मुझसे मिला करिए, मुझसे बात कीजिए, आपके बिना हमारा समय नहीं कटता है। तो पुलिस जब ज्यादा छानबीन करती है, विकास जैन से जब अपने हिसाब से पूछती है, अब जिस हिसाब से जांच पड़ताल हुई हो, जिस हिसाब से वो पूछना वाजिब समझती है, उस हिसाब से पुलिस विकास जैन से पूछने की कोशिश करती है। आखिरकार विकास जैन बताता है कि हाँ, हमारे घर अभिषेक मिश्रा आया था। 9 दिसंबर 2015 को शाम के टाइम आया था, हमने खुद उसे बुलाया था। उसका ये प्यार का जो भूत था उसके सर पर वो उतर नहीं रहा था और उसके चलते हमने उसे जान से मार दिया। तो पुलिस पूछती है कि आखिर आपने उसको जान से क्यों मारा, उसने आपका क्या बिगाड़ा था? तो वो बताता है कि वो हमारी पत्नी से बुरा व्यवहार करता था, बुरा बर्ताव करता था। हमारी पत्नी की शादी हमारे साथ हो गई थी, तब भी वो मान नहीं रहा था। जिस तरीके से पहले वो मोहब्बत करता था उसी तरीके से हमारी पत्नी से मोहब्बत करता था, और इस बात की जानकारी हमारी पत्नी ने हमको जब दी तो हमारे अंदर एक प्रकार से क्रोध बढ़ गया। जब क्रोध बढ़ गया तो हमने उसको रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। मतलब पुलिस स्टेशन में वो सारी चीज बताता है। सारी चीज बताने के बाद पुलिस उसको उस जगह पर ले जाती है जहां पर उसको उन्होंने मार दिया था। विकास जैन ने बताया कि हमने अपने चचिया ससुर यानी कि केमसी जैन के चाचा से बात की। चाचा से बात करने के बाद उसको हम लोग किडनैप करके वहां पर ले गए सुरती नगर, और सुरती नगर में केमसी जैन का मायका है, और मायके में जा करके उसको हम लोगों ने जान से मार दिया। हम लोगों ने गार्डन में 6 फीट का गड्ढा खोदा, और गड्ढा खोदने के बाद पॉलीथीन में उस बॉडी को लिपटा करके दफना दिया। उसमें दफना करके हम लोगों ने
100 किलो यानी कि 1 क्विंटल नमक उसमें डाल दिया ताकि ये बॉडी पूर्ण रूप से पिघल जाए। ये सारी बातें उसने कबूल की। अब पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, उसके चाचा को और एक जानने वाला था विकास जैन का, उसको और उसकी पत्नी केमसी जैन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। चार्जशीट तैयार की गई। चार्जशीट तैयार करने के बाद हालांकि जिस तरीके से कानूनी प्रक्रिया होती है उसी हिसाब से उसे जेल भेज दिया गया। मुकदमा चलता रहा काफी दिनों तक, लगभग 6 साल बीत गए। जून 2021 में लोअर कोर्ट फैसला सुनाता है। उस फैसले में केमसी जैन को लोअर कोर्ट ने बरी कर दिया और बरी इस आधार पर किया कि 9 दिसंबर 2015 को अभिषेक मिश्रा की मौत हुई। अभिषेक मिश्रा की मौत के बाद जो पता चला, जो खुलासा हुआ, वो खुलासा बहुत अहम था। कानून के लिए एक पॉइंट तैयार हो गया था, कोर्ट के लिए एक पॉइंट तैयार हो गया था। अब वो पॉइंट एक हिसाब से पुलिस के लिए जहर बन रहा था। वो पॉइंट ये था कि 9 दिसंबर 2015 को अभिषेक मिश्रा की मौत हुई और मौत के ठीक एक दिन पहले केमसी जैन अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेकर के गई थी और 26 दिन पहले बच्चा हुआ था। यानी कि मौत के 26 दिन पहले, अभिषेक मिश्रा की मौत के 26 दिन पहले केमसी जैन को एक बच्चा हुआ था। उस बच्चे को 8 दिसंबर 2015 को हॉस्पिटल लेकर के गई थी। तो उसने अपनी दलील पेश की। उसने कहा कि हम जब अपने बच्चे को 8 दिसंबर 2015 को लेकर के गए थे, सारे मेडिकल रिपोर्टें, सारी जांचें हमारे पास हैं। हम उस समय अपने बच्चे को लेकर के बहुत परेशान थे। अपने बच्चे को लेकर के हम लोग हॉस्पिटल में पड़े हुए थे। अगर हॉस्पिटल में पड़े हुए थे तो उस टाइम हम लोग किसी की जान कैसे ले सकते हैं। तो लोअर कोर्ट ने केमसी जैन को बरी कर दिया और जो ये 3 आरोपी थे इनको आजीवन कारावास की सजा सुना दी। अब इन लोगों ने एक निर्णय लिया। इन लोगों ने इस मामले को हाई कोर्ट भेज दिया। ज्यादा टाइम इन लोगों ने नहीं लिया। इन लोगों ने जून 2021 में ही इस मामले को हाई कोर्ट भेज दिया। ये मामला हाई कोर्ट में चलता रहा। चलते चलते मार्च 2024 आ गई। अब मार्च 2024 में अभी 10 से 12 दिन पहले हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। अब इनकी तरफ से ना तो कोई वकील होता है, ये खुद अपना केस लड़ते हैं। विकास जैन, तो विकास जैन उस समय कोर्ट में कहते हैं कि जब हम लोगों ने 1 क्विंटल नमक उसके अंदर डाल दिया तो बॉडी का मिलना तो बिल्कुल असंभव था। जो दलील पेश की है पुलिस ने अपनी, उस दलील के हिसाब से बिल्कुल गलत है। सबसे पहला पॉइंट ये बन जाता है कानून के लिए। कानून भी इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है कि इनकी बात सही है कि अगर 1 क्विंटल नमक उसके अंदर पड़ा होता तो शायद बॉडी ना मिलती, और बॉडी पूर्ण रूप से सही सलामत मिली है 1 महीने बाद। इसका मतलब पुलिस अपनी दलील गलत पेश करती है। दूसरा पॉइंट यह होता है कि जिस दिन अभिषेक मिश्रा की मौत हुई उस दिन हमारे देश में धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा था और सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर लोकेशन मिलती है। अब उस लोकेशन के हिसाब से पुलिस ना तो कोई गवाह पेश कर पाई कि किसी ने विकास जैन के घर में जाते हुए अभिषेक मिश्रा को देखा हो, और ना तो कोई और सबूत पुलिस दे पाई है सिर्फ उस कॉल डिटेल के अलावा। ये पॉइंट भी फंस जाता है। जैसा कि हमने आप लोगों से बताया है कि आप लोग शायद हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, आप लोगों को जानकारी कानून के विषय में ज़्यादा होगी। एक एक पॉइंट आप लोग पकड़ करके चलना। आप लोग सुनते रहना, हम एक एक चीज़ बारीकी से बताएंगे इस कहानी में क्या हुआ। और जो तीसरा पॉइंट पकड़ा जाता है वो पॉइंट ये होता है कि विकास जैन की मौत यानी कि सूरती नगर में हुई, और सूरती नगर में उसकी मौत हुई, गाड़ी उसकी एयरपोर्ट रोड पर मिली। तो जो व्यक्ति उसे मारता या जो व्यक्ति उसे गाड़ी से लेकर के कहीं जाता तो कोई और भी व्यक्ति देखता, यानी कि चश्मदीद गवाह भी होना जरूरी था। लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया है। पुलिस ने कोई भी गवाह नहीं पेश किया है। मामला यहां पर रुक जाता है। कोर्ट इस पॉइंट को भी लिखता है, यानी कि जज साहब इस पॉइंट को भी बारीकी से देखते हैं और इस पॉइंट को भी
अपनी डायरी में नोट कर लेते हैं। अब कोर्ट कहता है कि सबसे पहले मिसिंग का केस और मिसिंग के केस के बाद डायरेक्ट 302 का केस नहीं दर्ज किया जा सकता है। इस आधार पर कोर्ट ये फैसला सुनाता है कि ये लोग बिल्कुल निर्दोष हैं। अब मैं आपको बता दूं कि निर्दोष तो कोर्ट ने साबित कर दिया है इन लोगों को, लेकिन अगर देखा जाए तो उस हिसाब से अभिषेक मिश्रा अपनी कब्र खुद तो नहीं खोद सकता है। कोर्ट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। खुद तो वो अपना गड्ढा नहीं खोद सकता है ना, और खुद जाकर के लेट नहीं सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए था कोर्ट को, लेकिन कोर्ट ऐसा शायद कोर्ट ने ऐसा करना नहीं चाहा। कोर्ट ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। मैं आपको बता दूं कि छोटी छोटी कमियों पर ना जाने कितने लोग जेल के अंदर सड़ रहे हैं। अगर ऐसा ही होता तो शायद जो लोग जेल में सड़ रहे हैं उन लोगों को भी बाहर निकलना चाहिए। अब आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना, आप लोग खुद कमेंट में बताना कि क्या गलत मैं कह रहा हूं, क्या सही कह रहा हूं। हालांकि हमने बताया कि जानकार आप लोग मुझसे ज़्यादा हो सकते हैं, आप लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन मैं अपने अनुभव के अनुसार बता रहा हूं कि ध्यान देना चाहिए था। जिसके घर से बॉडी मिली है तो शायद उस हिसाब से देखा जाए तो मुजरिम तो वही होंगे। पड़ोसी तो किसी के घर में आकर के किसी को दफना करके नहीं जा सकता है। गांव का कोई व्यक्ति या बाहर का कोई व्यक्ति किसी के घर में किसी लाश को नहीं दफना सकता है। वो बॉडी दफनाई गई और सबूत पूर्ण रूप से मिटाए गए। सबूत कैसे मिटाए गए? सबूत मिटाने के लिए जिस जगह पर गड्ढा खोदा गया, जिस जगह पर अभिषेक मिश्रा को दफनाया गया, उस जगह पर गोभी के पौधे लगा दिए गए, और पौधे बड़े बड़े हो चुके थे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 महीने में गोभी का पौधा काफी बड़ा हो सकता है। जिस जगह पर बॉडी थी उस जगह पर गोभी के पौधे थे और वो फल फूल रहे थे। पूर्ण रूप से सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी। मैं पुलिस की भी नाकामयाबी जरूर कहूंगा कि पुलिस ने खुद गलती की। जब गाड़ी लावारिस अवस्था में मिली थी उस टाइम पर किडनैपिंग का केस दर्ज किया जा सकता था और किडनैपिंग के तहत हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता था। लेकिन जब किडनैपिंग पुलिस ने नहीं दर्ज की तो हत्या का मुकदमा भी दर्ज नहीं हो सकता है। किसी व्यक्ति को डायरेक्ट कोई नहीं मार सकता है। कोई व्यक्ति अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि किसी ने उसे डायरेक्ट मार दिया हो। अगर डायरेक्ट किसी ने मार दिया होगा तब भी पता चलता है, लेकिन जब ज़्यादा दिनों तक नहीं मिला अभिषेक मिश्रा तो पुलिस ने यहीं पर गलती कर दी। किडनैपिंग का केस दर्ज करना चाहिए था, उसके बाद हत्या वो दिखा सकते थे, लेकिन पुलिस ये करने में नाकामयाब रही। पुलिस को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। शायद इसी वजह से ये मुजरिम आज जेल के बाहर है। इस घटना से लेना चाहूँगा इजाज़त। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, अपने अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।